अब तो हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? भवरापुर नामक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु के बाद उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं बहुत थक गया हूँ। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने लिए खाना बना सकूं। रमेश उदास मन से बैठा था। तभी रमेश के बचपन का दोस्त सुरेश वहां आ जाता है। रमेश, अरे भाई क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों हो? अरे सुरेश, तुम कब आए? जब तुम उदास बैठे थे। क्या हुआ बताओ? मैं बहुत थक गया हूँ। बस इतनी सी बात? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं पे खाना खा लेना। नहीं सुरेश, रहने दो। झूठ मूठ में भाभी जी को तकलीफ होगी। मैंने कहा ना कि तुम मेरे साथ चलो, एक वक्त का खाना खा लेने से कोई गरीब नहीं हो जाऊंगा। फिर रमेश सुरेश के घर उसके साथ चला जाता है। आज घर आने में बहुत देरी कर दी। हाँ सुनीता, मुझे रास्ते में सुरेश मिल गया तो मैं इसे भी अपने साथ ले आया। जल्दी से खाना निकाल दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुनीता सुरेश की बात सुनकर गुस्से में वहां से मुंह फेरकर चली जाती है। रमेश तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। सुरेश अंदर चला जाता है और तभी बाहर रमेश को सुनीता के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। एक तो पहले से हमारी इतनी हालत खराब है, ऊपर से तुम रोज रोज रमेश को यहाँ पर लेकर चले आते हो खाना खाने के लिए। रमेश, तुम सुनीता की बात का बुरा मत मानो, वह ऐसे ही बोलती है। चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। नहीं सुरेश, भाभी जी ठीक कह रही हैं। मुझे तुम लोगों की परिस्थिति को समझना चाहिए। रमेश ये कहकर अपने घर आ जाता है और भूखे पेट ही सो जाता है और फिर सुबह भूखे पेट ही खेतों में चला जाता है। मैं तो रोज यह सोचकर इस बंजर जमीन पर काम करता हूँ कि कभी तो मेरी किस्मत चमकेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रमेश दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां से एक बाबा गुजरते हैं। क्या हुआ पुत्र, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। लेकिन क्यों? मेरे जीवन की कठिनाइयाँ कभी कम नहीं होती। मुझे हमेशा कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यही तो जीवन का उसूल है। जीवन में हमें कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। पर बाबा, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। यह जरूरी नहीं कि सभी दिखने वाले मनुष्य अपना जीवन खुशहाल व्यतीत करते हों। पर बाबा, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरी किस्मत का दरवाजा खुल जाए? बेटा, तुम कठिन परिश्रम करो और सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह रमेश खेतों में काम करने चला जाता है। रास्ते में उसे एक खरगोश कराहता हुआ दिखाई देता है। इस खरगोश को क्या हो गया? तुम्हारी यह हालत किसने की? मेरा नाम चीकू है। जंगल के जानवरों ने मुझे मार मार कर मेरी ऐसी हालत कर दी। ये तो बहुत बुरा हुआ। रुको, मैं तुम्हारे इस घाव पर कुछ दवा लगा देता हूँ। रमेश अपने थैले से मलहम निकालकर खरगोश के घाव पर लगा देता है। इसके बाद खरगोश को कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन चीकू खरगोश उदास बैठा था। क्या हुआ चीकू, तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? अब मैं कहाँ जाऊँगा? अगर मैं जंगल में जाऊँगा तो सभी जानवर मिलके मुझे मार देंगे। कोई बात नहीं चीकू, तुम मेरे साथ ही मेरे घर रह सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। फिर चीकू रमेश के साथ रहने लगता है। वे दोनों रोज सुबह खेतों में काम करने के लिए चले जाते। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तुम परेशान मत हो, जल्दी ही हमें कामयाबी मिलेगी। रमेश और चीकू आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर घुरहु आ जाता है। जब तुम्हें पता है कि इस बंजर जमीन पर तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो तुम झूठ में इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हो। यह तो किस्मत की बात है गुरु। घुरहु इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और आखिरकार रमेश और चीकू खरगोश की मेहनत रंग लाती है। वे दोनों उसे बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आखिर हमें सफलता मिल ही गई। मेरे दोस्त, यह सब हमारी मेहनत और सब्र का फल है। अभी रमेश और चीकू आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर घुरहु फिर से आ जाता है और रमेश की फसल को देखकर सोचता है, एक काम करता हूँ, इस मूर्ख को बेवकूफ बना के अपने खेत में भी काम करवा लेता हूँ। मेरे भी खेत में काम कर दो, बदले में मजदूरी ले लेना। माफ करना, अभी मेरे खेतों में बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हारे खेतों में काम नहीं कर सकता। रमेश, तुमने फसल क्या उगा ली कि तुम 7वें आसमान पर उड़ने लगे? इतना घमंड अच्छा नहीं रहेगा। ऐसी बात नहीं है भाई, तुम झूठ में ही नाराज हो रहे हो। इतना कहकर घुरहु वहाँ से चला जाता है। रमेश और चीकू घर आकर खाना बनाते हैं और फिर खाने के लिए बैठ जाते हैं।
तभी वहां पर उसका दोस्त सुरेश आ जाता है। अरे सुरेश, तुम आओ, बैठो, हमारे साथ खाना खा लो। तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। तुम्हारी मेहनत से तुमने बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया। हाँ सुरेश, इस बार फसल तो बहुत अच्छी हुई है। शायद इस बार मेरी किस्मत का दरवाजा खुल जाए। जरूर रमेश, वह दिन जल्दी आएगा जब तुम गांव के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओगे। चलो खाना खा लेते हैं। रमेश, तुम कब तक अकेले रहोगे? तुम विवाह क्यों नहीं कर लेते? मुझ गरीब किसान से कौन विवाह करेगा? आखिर मेरे पास है ही क्या सिवाय टूटे फूटे घर के। अरे रमेश, तुम झूठ में इतना सोच रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की भी देख रखी है। कल मैं रिश्ता लेकर उसके घर जाऊंगा। वाह वाह, मेरी भाभी आएंगी। हाँ चीकू, मैं तुम्हारे लिए एक भाभी लाकर ही रहूंगा। अरे तुम दोनों बिना कुछ भी बोलते हो। अगले दिन सुरेश रमेश के पास आता है। रमेश, तुम यहाँ खेत में काम कर रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर ढूंढ रहा था। क्या हुआ सुरेश, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हारी शादी के लिए लड़की वालों के घर। तुम अभी भी इस बात पर अटके हो? छोड़ो, जाने दो। रमेश इतना कहकर अपना काम करने लगता है। फिर सुरेश उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। अरे सुरेश, तुम कहाँ ले जा रहे हो? हमारे गांव के छग्गन काका की बेटी सलोनी बहुत सुंदर है। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगोगे। क्या छगन काका, जिनके पास 5-5 खेत हैं? भला वो अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों करेंगे? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे लिए बात करके रहूंगा। फिर सुरेश और रमेश छगन काका के घर पहुंच जाते हैं। नमस्ते चाचा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम लोग यहाँ किस काम से आए हो? चाचा, आपकी बेटी सलोनी के लिए रमेश का रिश्ता लेकर आया हूँ। यह तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं अपनी सुंदर बेटी का विवाह इस रमेश से करूंगा? मेरी बेटी टूटे फूटे घर में रहेगी? बस बहुत हुआ। अपनी औकात में रहो और यहाँ से चले जाओ। आइंदा मुझे दिखाई मत देना। छगन काका के इस तरह से बेइज्जत करने पर रमेश चुपचाप अपने घर चला जाता है। फिर वह अपने खेत में और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है, जिससे उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। देखो चीकू, हमारी फसल कुछ दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम गांव भर में सबसे ज्यादा धनवान बन जाओगे। इतना कहकर रमेश और चीकू बहुत खुश होते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह दोनों फिर खेत में काम करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं ये क्या हुआ? हमारी फसल को किसने उजाड़ दिया? हमारी सारी मेहनत खराब कर दी। हमारी फसल को गुरु ने खराब किया है। ये तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? ये देखो उसका चप्पल। उस दिन गुरु अपने पैर में यही चप्पल डाला हुआ था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि गुरु मेरे साथ ऐसा काम कर सकता है। फिर रमेश दुखी मन से वापस घर चला जाता है। फिर वह अपने खेत में दोबारा मेहनत करने लगता है और कुछ ही समय में एक अच्छी फसल तैयार कर लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया चीकू, अगर तुम नहीं होते तो मैं इतनी अच्छी फसल तैयार नहीं कर पाता। ये तो मेरा फर्ज था। भला मैं अपने दोस्त की मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? रमेश अपनी खुशी चीकू के साथ बांट ही रहा था कि खूब तेज बारिश के साथ ओले पड़ने लगे। 3-4 घंटे तक बारिश और ओले पड़ने की वजह से रमेश की फसल फिर से बर्बाद हो जाती है। अब तो हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? दुखी मत हो मेरे दोस्त। तभी रमेश की नजर एक चिड़िया पर गई। उसने देखा कि वह चिड़िया इतनी बारिश में भी गेहूं के दाने इकट्ठा कर रही है। चिड़िया रानी, तुम क्या कर रही हो? मैं यह गेहूं के दाने इकट्ठा कर रही हूँ। परंतु क्यों? क्योंकि तूफानी बारिश के कारण मेरा पेड़ गिर गया, जिससे हमारा पूरा घर टूट गया, जिस पर हमने खाना इकट्ठा किया था। मैं अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर रही हूँ। तब तो तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। हुआ तो है, लेकिन क्या करें। अब क्या करोगी? मैं अब फिर से अपना घर बनाऊंगी और खाना भी इकट्ठा करूंगी। जिंदगी का यही तो उसूल है, दुख सुख आते रहते हैं, हमें कड़ी मेहनत करते रहना है। रमेश चिड़िया की बात को सुनकर उदास खड़ा रहता है। तुम इतना उदास क्यों हो? रमेश सारी बात बता देता है। हमारी किस्मत सिर्फ मेहनत पर टिकी होती है। हमें मेहनत करते रहना चाहिए और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी हमारी किस्मत चमकेगी। चिड़िया और बाबा की बात से प्रेरित होकर रमेश अपने खेत में फिर से काम पर लग जाता है और खूब मेहनत करता है, जिससे फसल दोबारा खेतों में लहलहाने लगती है और पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी फसल को उखाड़ फेंका था, इसलिए भगवान ने मेरी फसल को ओलों की बारिश से खराब कर दी।
अब मेरा खेत पूरी तरह से बंजर हो चुका है। कोई बात नहीं गुरु भाई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वही बहुत है। मुबारक हो रमेश, पूरे गांव में तुम्हारी फसल सबसे ज्यादा महंगी बिकी है। अब तो तुम्हारी किस्मत चमक गई। हाँ सुरेश, अब मैं इन पैसों से अपने लिए 5 खेत और एक नया घर लूंगा। अभी वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहां पर छगन चाचा आ जाते हैं। रमेश बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हें बहुत बेइज्जत किया था। अरे कोई नहीं चाचा, अगर आप मुझे उस दिन बेइज्जत न करते तो मैं शायद यहाँ ना होता। बेटा, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं खुद अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। क्या तुम मेरी बेटी सलोनी से शादी करोगे? सोचना क्या है रमेश, हाँ कर दो। ठीक है चाचा, लेकिन एक बार सलोनी से तो पूछ लो। मैं अपनी बेटी सलोनी को भी यहीं लाया हूँ, तुम ही उससे पूछ लो। सलोनी अंदर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने तो उसी दिन आपसे शादी करने के लिए हाँ कर दी थी, जब मेरे पिताजी ने आपको इतना बेइज्जत किया। फिर भी आपने कुछ नहीं बोला और वहाँ से आप चुपचाप चले गए। अब रमेश और सलोनी की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी से अपने नए घर में रहने लगते हैं। वाकई मेहनत और सब्र का फल बहुत मीठा होता है।